बता दो दोस्तों कि ऑलरेडी मैंने 6 क्विज के सेशन अपलोड कर दिया है। हिस्ट्री के क्विज को हम लोगों ने देखा है, ज्योग्राफी देखा है, फिजिक्स देखा है, केमिस्ट्री देखा है, बायोलॉजी देखा है और लास्ट में करंट अफेयर्स के क्विज को हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जब हम लोग शुरू करेंगे तो हिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो फिर से हिस्ट्री के बाकी पार्ट को देखेंगे, फिर से ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरह से देखेंगे। सो आप लोग एक भी पार्ट को मिस मत कीजिए। एक पार्ट के मिस करने का मतलब एक टॉपिक को मिस करना। और जो नए जुड़े उनको बता दूं इस क्विज के नियम के बारे में। आपको मिलेंगे प्रत्येक क्विज का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का वक्त। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए -1 अंक होंगे। अगर आप 50% से ज्यादा मार्क्स गेन करते हैं तो आप सेफ साइड में है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है एग्जाम में। तो देर ना करते हुए क्विज के स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी होंगे? लेट्स स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, यानी ऑपोजिट क्या होता है श्री गणेश का? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है। अब आपका समय शुरू होता है। तो सही उत्तर दोस्तों, श्री गणेश का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होता है इतिश्री। ठीक है। अब श्री गणेश का इतिश्री कैसे हुआ, पहले आप अर्थ को जान लेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसका आंसर करने के लिए आप श्री कैसे स्टेप लेते हैं, सबसे पहले श्री गणेश का अर्थ को जानिए। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को प्रारंभ करना, यानी सूत्रपात करने को श्री गणेश कहा जाता है। यानी पौराणिक समय में जो होते हैं पुत्र, मतलब शिव पार्वती के पुत्र गणेश को कहा जाता है। और गणेश पूजा आपको पता है कि सबसे पहले होती है। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना। अब शुरुआत का ऑपोजिट क्या होगा? अंत करना। तो इतिश्री का अर्थ क्या होता है? इतिश्री एक स्त्रीलिंग शब्द है और उसका अर्थ है समाप्ति करना, अंत करना या पूर्णता करना। इसी कारण से श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। आप लोग प्रश्नों को इस तरह से प्रोसीड करते हैं तो आपको कभी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है दोस्तों, तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे आप लोगों ने आपने कहा कि तेज क्रिया विशेषण है। सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि राम तेज चलता है, तो तेज क्या है? राम की विशेषता को बता रहा है कि वो तेज चलता है। तो तेज क्या हो जाता है? उस वक्त क्रिया विशेषण हो जाता है। इसकी जगह पे धीरे धीरे होता तो भी वो क्रिया विशेषण होता है। ऐसे लिखता मैं राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है कि राम की विशेषता को बता रहा है, उसके चलने की विशेषता को बता रहा है। इस कारण से क्रिया कौन है? यहाँ पे राम है और उसकी विशेषता को बता रहा है धीरे धीरे या तो तेज चलना। तो तेज क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अब जो प्रश्न है वो है नौकर का विलोम क्या होता है, यानी नौकर का ऑपोजिट क्या होता है? अधिकारी, चपरासी, पुजारी या भिखारी? आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है दोस्तों, नौकर का जो अपोजिट यानी विलोम होता है वो होता है अधिकारी। ठीक है। यहां तो अर्थ बताने की जरूरत है नहीं, नौकर का विलोम है अधिकारी। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिए और पार्ट लीजिए इस क्विज में, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट लेते हैं मन से तो कभी आप लोग इन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। सो गलत हो या सही हो कोई बात नहीं है, ये एग्जाम नहीं है पर ये प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। आप टेक पार्ट लीजिए इन क्विज में। अगला प्रश्न है कि सुंदर शब्द का आपको बताना है क्या? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सौंदर्यकरण? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो सही उत्तर दोस्तों, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है सुंदरता, यानी सही उत्तर होगा सी, यानी सुंदरता। अगला जो प्रश्न है वो है नल बूंद बूंद टपक रहा है। इस वाक्य में, सॉरी दोस्तों, वाक्य में बूंद बूंद क्या है? आपको बताना है। विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? आपका समय शुरू होता है अब। बूंद बूंद क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, इस वाक्य में बूंद बूंद एक क्रिया विशेषण है। बूंद बूंद किसकी विशेषता को बता रहा है? नल की विशेषता को बता रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है तो इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए बूंद बूंद एक क्रिया विशेषण हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है आतप का विलोम क्या होगा, यानी इसका ऑपोजिट क्या होगा? छाया, प्रतिछाया, ताप या तप? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, आतप का विलोम होगा छाया। सही उत्तर है छाया यानी ए। बहुत सारे मेरे दोस्त क्या करते हैं कि इसे आतप का कर देते हैं ताप।
क्यों करते हैं? क्योंकि मीनिंग नहीं समझते। तो सबसे पहले इनके मीनिंग को समझिए। आतप का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश या धूप या गर्मी, उष्मा, ताप को आतप कहा जाता है। कभी कभी कष्टदायक जो ज्वर होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, उसे भी आतप कहा जाता है। यानी कि आतप का अर्थ हुआ धूप यानी गर्मी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? धूप यानी गर्मी का उल्टा तो ताप नहीं हो सकता है, फिर तो सेम हो गया। गर्मी का उल्टा होगा छाया यानी शीतलता, तो सही उत्तर होगा छाया। सही है, आतप को ऑपोजिट होगा छाया। आप कभी नहीं भूलिएगा इस तरह से अगर आप लोग प्रोसीड करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है। मंजिल, भरमार, मर्यादा या पुलिंदा। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट उनसे आंसर दिए दोस्तों, फटाफट। तो सही उत्तर है पुल्लिंग है कौन सा? वेरी गुड, पुलिंदा है पुल्लिंग, यानी डी सही उत्तर होगा। पुलिंदा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि बहुत सारे कपड़े या बहुत सारे जो कागज हैं उनके जो गट्ठे बनाए जाते हैं, उनका जो मोड़कर गट्ठे बनाए जाते हैं उसे पुलिंदा कहा जाता है। तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? एक अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, समपिका क्रिया है और या अनसमापिका क्रिया है। आपको बताना है, नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी मुझे आंसर दीजिए, कैसी क्रिया है, उड़ रही है, किस प्रकार की क्रिया है? वेरी गुड दोस्तों, उड़ रही है जो एक अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है? आपको पता है क्रिया दो प्रकार की होती है। एक क्रिया जिसका फल डायरेक्टली जो है कर्ता पे पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रहने का फर्क जो ये इफेक्ट है डायरेक्टली चिड़िया पे पड़ रहा है। चिड़िया यहाँ पे क्रिया है तो डायरेक्टली इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए से ये एक अकर्मक क्रिया है। कर्ता का फल डायरेक्टली क्रिया पे पड़ रहा है। यहाँ पे कर्ता कौन है? चिड़िया, काम करने वाली है, उड़ रही है, यहाँ पे कार्य है, ठीक है। डायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए से एक अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि उद्दंड, माफ कीजिएगा दोस्तों, उद्धत का विलोम क्या होता है? आपको बताना है। सौम्य, विनीत, विनयशील या विनम्र। आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है दोस्तों, उद्धत का विलोम होता है, क्या होता है दोस्तों? उद्धत का विलोम होता है विनीत, ठीक है। उद्धत का अर्थ क्या होता है? जो अक्खड़ होते हैं लोग, ठीक है। अक्खड़ यानी जो बहुत उदंड होते हैं उसे उद्धत कहा जाता है। और विनीत क्या होता है? बहुत ही शांत लोग जो होते हैं, नम्र होते हैं। तो जो उद्धत मतलब अक्खड़ का क्या होगा? विनम्र पर्सन। तो सही उत्तर है विनम्र यानी विनीत। प्रश्न है कि संस्कृति का विशेषण क्या होता है? संस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। जल्दी बताइए मुझे फटाफट, संस्कृति का विशेषण क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक, ठीक है। सांस्कृतिक होता है संस्कृति का विशेषण। सही उत्तर है सी यानी सांस्कृतिक। प्रश्न है कि साहचर्य का विलोम क्या होता है? वैमनस्य, असहयोग, विनय योग या प्रक्रिया। आपको बताना नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आंसर दीजिए। साहचर्य का विलोम यानी ऑपोजिट क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, साहचर्य का विलोम होता है वैमनस्य। वैमनस्य यानी सही उत्तर होगा ए यानी वैमनस्य। साहचर्य का अर्थ क्या होता है? साहचर्य यानी साथ साथ काम करना, ठीक है। सहयोग से काम करने को साहचर्य कहते हैं। वैमनस्य का अर्थ क्या होता है? मनमुटाव करना, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट होगा वैमनस्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? जल्दी मुझे बताइए, उन्मिलन का विलोम क्या होता है? अनमिलन, निमिलन, मिलन या विमिलन। जल्दी बताइए, उन्मिलन का विलोम क्या होता है? फटाफट आंसर दीजिए मुझे। तो सही उत्तर है उन्मिलन का विलोम होता है दोस्तों निमिलन। सही उत्तर है बी यानी निमिलन। वेरी गुड, उन्मिलन का विलोम है निमिलन। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है। सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। जल्दी बताइए, विशेषण कौन सा शब्द है? सही उत्तर है सच्चा। सच्चा एक विशेषण है, ठीक है। वेरी गुड, ए यानी सच्चा। प्रश्न है कि मनुज का विलोम क्या होता है यानी ऑपोजिट क्या होता है? धनुज, राक्षस, दैव्य या अमानव। जल्दी बताइए मुझे, मनुज का विलोम क्या होता है? वेरी गुड,
मनुज का विलोम होता है दनुज। ठीक है, अब कैसे मनुज का विलोम दनुज हुआ आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। ठीक है, मनुज, मनुज का अर्थ क्या होता है कि मानव। अब मानव कैसे हुआ मनुज? मनु के जो संतान होते हैं, मनु के संतान मानव को माना जाता है मनु के संतान, तो मनु के संतान को मनुज कहा जाता है, और दानव के जो संतान है उसे दनुज कहा जाता है। तो मानव का उल्टा दानव होता है, तो मनुज का उल्टा हो जाता है दनुज। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझिए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी होता क्या है कि मनुज का आंसर लोग दानव राक्षस कर देते हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, इसलिए समझिए फिर आंसर दीजिए। उसने शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में कोई क्या है आपको बताना है, जल्दी फटाफट। ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक सर्वनाम है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हुआ, इसको ठीक से पढ़िए। शायद कमरे में कोई है, तो शायद में इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है कि है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई किस चीज को दर्शाता है, शायद कमरे में कोई है, इसलिए एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक देशीय का विलोम क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है। पहले अर्थ को समझिए, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक देशीय का अर्थ क्या होता है पहले लिखिए फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में, फिर आंसर दीजिए। एक देशीय का विलोम क्या होता है, बहुदेशीय, विदेशी, स्वदेश या सर्वदेशीय? जल्दी बताइए मुझे, एक देशीय का विलोम क्या होता है? सही उत्तर है, एक देशीय का अर्थ होता है क्या, एक उद्देश्य वाला, जिसका एक ही उद्देश्य हो। उसका क्या होगा, बहुउद्देशीय, माने बहुत सारे उद्देश्य होंगे। एक देशीय का ऑपोजिट, तो सही उत्तर ए यानी बहुउद्देशीय। प्रश्न है वो कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है? ठीक है, देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण, कौन प्राय बहुवचन में प्रयोग होता है, जल्दी मुझे बताइए। तो सही उत्तर है प्राण जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है नॉर्मली। ठीक है, सही उत्तर है डी यानी प्राण। प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कारक चिन्ह है, कौन सा कारक चिन्ह है से? अगला प्रश्न है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कारक चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। कर्म कारक है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है? जल्दी बताइए मुझे कौन सा है। तो सही उत्तर है से जो है ये एक अपादान कारक है। अपादान कारक क्या हुआ, यहाँ पे से जो है वो कोई अलग, जिससे कोई अलग क्या होता है, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, केस सेंस में है, इसी कारण से ये एक अपादान कारक है। एक और से होता है वो है करण कारक में, आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से होता है, पर उसमें क्या होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। यहाँ पे तो द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, यहाँ अपादान में अपादान से, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु के अलग होने का सेंस होता है, वहां पे यूज होता है अपादान कारक। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए से क्या है, एक अपादान कारक है। प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए मुझे, 3, 2, 4 या 5? सही उत्तर है हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो एक वचन होते हैं और दूसरा जो है वो बहुवचन होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना कमेंट करना मत भूलिए कि आपने आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितना सही किया। आपने नेगेटिव मार्किंग जरूर कर लीजिएगा और सिंसियरली मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जान पाऊं आप लोगों में से कितने जने जो है मोर देन 50% मार्क्स यानी मोर देन 10 मार्क्स आप लोगों ने गेन किया है। जिन्होंने मोर देन 10 मार्क्स गेन किया है वो सेफ पोजिशन पे है, जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स गेन किया उन्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत है आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आज का आपका क्विज का प्रश्न है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई या सूर्योदय? जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना।